Hi everyone, good evening. How are you all? I hope all are doing great. तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे ICI क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं. हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमारी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था और यूनिट टू के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड एक क्वेश्चन हमने यूनिट टू का ख़त्म किया था. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. हमारे जो ICI के द्वारा दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूल के हैं वो हम कवर करने वाले हैं. यूनिट टू आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और यूनिट थर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज वो हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. तो हमने यूनिट टू रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, प्लस एक क्वेश्चन हमने उसका कंप्लीट कर लिया था. आज हम करने वाले हमारे सेकंड क्वेश्चन से. देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको पढ़ते हैं. वेदर ए माइनर मे बी एडमिटेड इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ ए माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म. देखिए आपको पता है ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर जैसे रिवाइज हो जाना. आपका यूनिट फर्स्ट के जितने क्वेश्चन किए हमने सारा का सारा चैप्टर, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और आप इजीली आप फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं. वेदर ए माइनर मे बी एडमिटेड इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देखिए अब बताइए अब क्या माइनर पार्टनर बन सकता है. हमने चैप्टर में ये 2-3 बार ही पढ़ा है. क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं. पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट है? नहीं, क्योंकि 18 से लेस माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है. बट पार्टनरशिप फर्म में क्या हो सकता है? उसका शेयर इन द प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. यही पढ़ा था हमने. तो एक्सप्लेन द राइट ऑफ ए माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म. बट जब माइनर, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है, माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. बट जब माइनर विद इन 6 मंथ्स जब मेजर बन जाता है, ऐसा तो नहीं है कि माइनर माइनर ही रहेगा, नॉट ऑफ कोर्स. जब वो मेजर बन जाता है तब उसको विद इन 6 मंथ्स चूज करना होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता. अगर वो नहीं बनना चाहता तो उसको विद इन 6 मंथ पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. अगर वो नोटिस नहीं देता तो वो डीम्ड पार्टनर मान लिया जाता है. तो ये माइनर का कॉन्सेप्ट होता है. तो देखिए ए माइनर कांट बी बाउंड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है. देयरफॉर माइनर कांट बिकम ए पार्टनर इन अ फर्म बिकॉज पार्टनरशिप फाउंडेड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट. दो ए माइनर कांट बी पार्टनर इन ए फर्म, he can none other less be admit to the benefit of partnership under section 30. In other words, he can be validly given in a share in the partnership profit. बेनिफिट हो सकता है, शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉफिट हो सकता है, वो पार्टनर नहीं हो सकता है. बट वो भी कब? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. वो भी कब? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. Then the right and liability of such partner will be governed under section 30 as follow. तो ये क्या कहना चाह रहा है? माइनर competent to contract नहीं है तो उसको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, बट उसको क्या बन सकता है? वो शेयर इन द प्रॉफिट हो सकता है फर्म में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. अब माइनर के हम राइट्स की बात करते हैं. A minor partner has a right to agreed share of the profit and of the firm. उसका क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है प्रॉफिट एंड ऑफ द फर्म. ही कैन असेस कर सकता है इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म. माइनर का शेयर हो सकता है इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. वो असेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म. ही कैन केस भी कर सकता है टू द पार्टनर फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर, बट ओनली व्हेन सर्विंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, नॉट अदरवाइज. कब कर सकता है? जब वो फर्म को छोड़कर जा रहा हो तब वो केस कर सकता है फॉर अकाउंट्स और फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर. फॉर अकाउंट्स एंड फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर. ठीक है. तो माइनर के क्या क्या राइट्स है? माइनर का शेयर हो सकता है इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. माइनर असेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म. थर्ड, माइनर केस कर सकता है फॉर अकाउंट्स एंड पेमेंट ऑफ हिज शेयर के लिए, बट कब? जब वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, ओनली तब.
अब ये आ गया अटेनिंग मेजोरिटी में उसको विद इन 6 मंथ्स क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उसको क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज वो मान लिया जाएगा कि डीम्ड पार्टनर बन गया है। अगर वो बनना चाहता है तो पब्लिक नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये माइनर का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है। केस स्टडी सिंपल कैसे भी ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, XYZ एंड एसोसिएट ए पार्टनरशिप फर्म है विद XYZ एज सीनियर पार्टनर वर एंगेज in the business of carpet manufacturing and exporting to foreign countries। ठीक है, ये फर्म है जो XYZ पार्टनर है, सीनियर पार्टनर, अंगेज है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग टू फॉरेन कंट्रीज कारपेट का। On 25th August 2018 they introduced Mr. G, an expert in the field of carpet manufacture, as their partner। इन्होंने G को एडमिट किया XYZ फर्म में। On 10 जनवरी Mr. G was blamed for unauthorized activity। किसके लिए? unauthorized activity, thus expelled from the partnership by united approval of rest of the partners। ठीक है, आपको समझ आया? एक XYZ एसोसिएट है, ठीक है, उसमें XYZ पार्टनर्स है ऑलरेडी। G को एडमिट करते हैं, कारपेट का बिजनेस है, बट उसके बाद उसको एक्सपेल किया जाता है सभी की परमिशन के साथ अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ के लिए। अब पूछना क्या चाह रहा है ये, एग्जामिन वेदर एक्शन बाय पार्टनर वार जस्टिफाइड और नॉट, कि भाई जो एक्शन लिया गया पार्टनर्स के द्वारा उसको निकाला गया, क्या वो जस्टिफाइड था? वट शुड हैव द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड प्रायर एक्सपेलिंग ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। देखिए, निकाला ऐसे ही नहीं कि भाई तुमने अनऑथोराइज एक्टिविटी की तुम निकलो, ऐसे नहीं हो सकता है। सबका एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड हैव द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहली चीज़, किसी भी पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है तो वो होना चाहिए, शुड बी इन गुड फेथ, ठीक है, फर्म के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, फर्म के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच, नोटिस दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपने बारे में अपने सफाई में कहने का एक मौका दिया जाना चाहिए, उसके बाद वो किया जा सकता है। एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर, ए पार्टनर मे नॉट एक्सपर्ड from a firm by a majority of partner except is in exercise in good faith or power confirmed by contract between the पार्टनर। वो उसको एक्सपेल नहीं किया जा सकता जब तक वो क्या हो, गुड फेथ में ना हो और पावर कंफर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये मेन है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि उसमें लिखा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में वो पावर होनी चाहिए कि तुम पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो, और वो गुड फेथ में होना चाहिए, फर्म के इंटरेस्ट के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। द टेस्ट ऑफ गुड फेथ इंक्लूड 3 थिंग्स। एक्सपेल्शन, गुड फेथ का मतलब क्या, गुड फेथ में होना चाहिए मतलब क्या, एक्सपेल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनर शुड बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद ए नोटिस, ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, आपका पर्सनली उससे नहीं बन रहा है तो आपने एक्सपेल कर दिया, ऐसे नहीं। देखिए, एक्सपेल होता है विद, एक तो कॉन्ट्रैक्ट में वो पावर हो, प्लस इन गुड फेथ, ठीक है, और मेजोरिटी सभी पार्टनर्स की मस्ट इन गुड फेथ, ठीक है। गुड फेथ का क्या मतलब होता है? गुड फेथ का मतलब होता है कि वो इंटरेस्ट किसके लिए होना चाहिए, बेनिफिट और इंटरेस्ट होना चाहिए, फर्म के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, ना कि पर्सनली इंटरेस्ट के लिए, और उसको नोटिस सर्व होना चाहिए प्लस अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। इफ ए पार्टनर इसके अलावा एक्सपेल किया गया तो वो क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड। क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड। आपका नेक्स्ट आता है एक्शन by partner of XYZ, a partnership firm to expel Mr. G from partnership was justified था as he was expelled by united approval of partner exercise in good faith to protect the interest of partnership against the unauthorized activities. A proper notice and opportunity of being heard has to be given to
मिस्टर जाट। सभी का प्रॉपर एक तो नोटिस होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, सबकी अप्रूवल होनी चाहिए, दैट्स इट। द फॉलोइंग आर द फैक्ट टू बी kept in mind prior expelling a partner from the firm by other partner. The power of expulsion must exist in a contract majority of the partner and it has been exercised in good faith. समझ आया? पहले आपको कैसे बताना होता है ना, केस स्टडी आपको एक्सप्लेन करना है कि उसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, फिर जो पूछा गया है उसको बताना है क्या उन्होंने वो क्या वो सही है, फिर दोबारा उसी चीज़ को फिर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, एक फर्म है जिसमें कितने पार्टनर है, ये हमारी है फर्म, इसमें पार्टनर है ABC, 3 पार्टनर्स हैं। एज पर टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड ए इज एंटाइटल टू, कितना मिल रहा है ए को, 20%। ए को कितना मिल रहा है, 20%। ओके, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट, ए रिटायर हो जाता है फ्रॉम द फर्म एंड डाइज आफ्टर 15 डेज। ए क्या हो गया, रिटायर हो गया एंड डाइज कितने दिन बाद, आफ्टर 15 डेज। बी एंड सी कंटिन्यू करते हैं बिजनेस ऑफ द फर्म विदाउट सेटलिंग अकाउंट्स। बी और सी ने कंटिन्यू किया उसके जो ए के अकाउंट को सेटल किए बिना। एक्सप्लेन द राइट ऑफ ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ आया? देखिए, जब कोई पर्सन रिटायर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका अकाउंट को सेटल करना होता है। जब वो सेटल नहीं करते हैं, बाकी जो पार्टनर्स है कंटिन्यू कर रहे हैं और वो उसको सेटल नहीं करते हैं उसके अकाउंट्स को, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे इन केस ऑफ अ डेथ। तो उनका राइट होता है, एक तो उसका या तो वो उसका शेयर ले जो उसका शेयर है, और आफ्टर डेथ भी जो उसका शेयर है प्रॉफिट में, वो शेयर उसको मिलेगा, और 6% पर एनम प्रॉफिट का हिस्सा ले। इन दोनों में से वो एक ले सकते हैं, वो उनका राइट है। तो देखिए, एज पर सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट वेयर ए पार्टनर्स जिसकी डेथ हो गई और अदरवाइज चेंज टू बी ए पार्टनर, और उसका कोई नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। देन कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या और कोई केस हो जाता है और उसके अकाउंट को सेटल नहीं किया गया है, तब इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर और रिटायर पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू क्लेम इधर। उनका क्या राइट है ये अब बताने जा रहा है। जब किसी पार्टनर कोई रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, कोई अदर रीज़न है छोड़ के जाता है, उसके अकाउंट्स को सेटल नहीं किया जाता है, तो उनको क्या राइट है, हम वो बात कर रहे हैं। Such share of the profit earned after the death or retirement of the partner which is attributable to the use of his share in the profit of the firm, उसका भी सेटल नहीं किया गया, उसका प्रॉफिट तो फर्म में ही है, और जो आफ्टर प्रॉफिट भी उसकी डेथ के बाद भी जो कमाया उसका जो शेयर है वो उसका राइट है लेने का, या इन दोनों में से कोई भी एक, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum amount of his share in the property. Every year 6% of his share in the amount and of his share in the property, तो वो ले सकता है। अब बेस्ड ऑफ द अबाउ, अब पूछा गया है कि ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एंटाइटल्ड एट देयर ऑप्शन, क्या ले सकते हैं, या तो 20% ऑफ द शेयर। 20% क्या है, जो अभी हमने पढ़ा उसका कितना हिस्सा था, 20%, या इंटरेस्ट एट पर रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ ए शेयर इन द प्रॉपर्टी, या फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, या तो 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा या 20% ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? आपका ये पूरा चैप्टर हमने जो किया वो रिवाइज हो रहा है जहाँ साथ के साथ, यही सब हमने पढ़ा था, यही सब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब आपका नेक्स्ट आता है, मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ ABC and company with the consent of all the partners. Okay, after attaining majority more than 6 months
lapsed and he failed to give a public notice. देख लीजिए, आपके जो माइनर वाला क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में, तो करना है आपको, वो कैसे भी घुमा फिरा के वही सेम बात पूछी जा सकती है. मास्टर एक्स थे जो बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में अपॉइंट हुए, एडमिट हुए. अब बेनिफिट मतलब कौन है, माइनर है, तो वो फेल हो गए पब्लिक नोटिस देने में. वेदर ही इलेक्ट टू बिकम और नॉट टू बिकम ए पार्टनर इन द फर्म. लेटर ऑन मिस्टर एल, ए सप्लायर ऑफ मटेरियल, फाइल ए सूट अगेंस्ट फॉर रिकवरी ऑफ द डेट ड्यू. टू वट एक्सटेंट एक्स विल बी लाइबल, ही फेल टू गिव पब्लिक नोटिस. कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम एक्स. अब बताइए, आप माइनर वाला हम पूरा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, अगेन आया है, तो क्या एक्स की क्या लाइबिलिटी होगी, एक्स क्या एल के लिए लाइबल होंगे. देखिए, विद इन 6 मंथ्स उनको नोटिस देना ही है. अगर वो नोटिस नहीं देते हैं तो वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होंगे. इसमें वो फेल हो गए तो वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होंगे. अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है यहाँ पर. एज पर द प्रोविजन एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ्स ऑफ द अटेनिंग मेजोरिटी, उनको क्या देना होता है, नोटिस देना होता है, टू बिकम और नॉट टू बिकम. अगर वो फेल हो जाते हैं नोटिस देने के लिए, ही शैल बिकम हो जाते हैं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड 6 मंथ्स पार्टनर बन जाते हैं. If the minor become a partner by his failure of give public notice within specified time, his right and liability are as follow. He become personally liable to third party for all act done since he was admitted to the benefit of partnership. जब से वो बेनिफिट के लिए, ऐसा नहीं कि वो जब से वो मेजर बने उसके बाद की लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल होंगे, नहीं. जिस दिन से उन्होंने फर्म को ज्वाइन किया था एज माइनर, उस दिन से जो भी लाइबिलिटीज होंगी उसके लिए वो थर्ड पार्टी के लाइबल होंगे. हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिमेन सेम रहता है जैसे वो पहले माइनर के टाइम पे था. इन द इंसेंट केस एक्स फेल टू पब्लिक नोटिस, ही शैल बिकम ए पार्टनर एंड बिकम पर्सनली लाइबल टू मिस्टर एल, ए थर्ड party. In the light of provision of Indian Partnership Act, X has failed to give public notice that he was not elected to become a partner within 6 months. He will deemed to be a partner after the period of 6 months and therefore Mr. L can recover his debt from him also in the same way as he can recover from any other partner. समझ आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, सेम हम पढ़ रहे हैं अगेन. क्या है, माइनर जब मेजर बनता है उसको विद इन 6 मंथ्स चूज करना होता है कि उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना है. पब्लिक नोटिस देना होता है, नहीं देता है तो डीम्ड पार्टनर मान लिया जाएगा. तो उसकी लाइबिलिटी वो उसका शेयर वैसे ही रहेगा जैसे माइनर के टाइम पे था, बट वो थर्ड पार्टी के लाइबल रहेगा, क्योंकि जिस दिन से उसने फर्म को एडमिट किया था एज ए बेनिफिट, उस दिन से उसकी लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी, वैसे वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहेगा. इस केस में एक्स जो है वो एल जो है एक्स से रिकवर कर सकते हैं अमाउंट को, जैसे वो अदर पार्टनर से कर सकते हैं, क्योंकि वो अब वो भी क्या बन गया, फर्म का पार्टनर बन गया है. एनी डाउट? नो? सब समझ आ रहा है? क्लियर? यस. चलिए तो फिर आगे. नेक्स्ट है आपका, मिस्टर ए ट्रांसफर हिज शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म टू मिस्टर बी. ओके, देखिए अभी ये आपका ट्रांसफर आते हैं जी. ए बी सी 3 पार्टनर हैं एक फर्म में, पार्टनर. अब आपको पता है कि क्या ए ट्रांसफ़र कर रहा है तो बी और सी रहने देते हैं. ए एक्स वाई जेड, ये 4 पार्टनर है टोटल. तो क्या आपको ए एक्स वाई जेड में से कोई भी अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है? अब ए करना चाह रहा है बी को शेयर ट्रांसफ़र. यस. तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि शेयर जो इनका जो शेयर होता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वो ट्रांसफरेबल होता है, वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के पास, नो डाउट. बट ये जो ट्रांसफरर होता है और ये ट्रांसफरी होता है, इसके पास सेम राइट नहीं आते हैं जो ट्रांसफरर के पास थे. जो ओरिजिनल पार्टनर के पास राइट है, वो जो ट्रांसफरी पार्टनर है उसके पास वो सेम राइट नहीं आएंगे. वैसे इसमें यही बताना है आपको,
क्योंकि वो उनका सेम राइट नहीं मिलते हैं, जैसे प्रिविलेज जो होते हैं ना ओरिजिनल पार्टनर को, वो सब नहीं मिलती है। जैसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट एसेस नहीं कर सकते हैं, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये कुछ राइट्स होते हैं जो वो उनको नहीं मिलेंगे जब फर्म कंटिन्यू है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उनको जो उनका एक का हिस्सा है वो उनको मिलेगा, बट उनको बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट एसेस करने का वो नहीं मिलता है, बट डिसोल्यूशन के टाइम पे वो एसेस कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर वी इज नॉट एंटाइटल फॉर फ्यू राइट्स एंड प्रिविलेज एज मिस्टर ए डिस्कस इन द ब्रीफ। अब आपको बताना है वो कौन कौन सी राइट्स हैं, क्या है नहीं है। एज पर सेक्शन 29, ए ट्रांसफर बाय पार्टनर इज इंटरेस्ट इन द फर्म ईदर एब्सोल्यूट बाय मॉर्गेज और creation of charge interest does not entitle the transferee during the continuation of the firm to interfere in the conduct of the business or require account or inspect the books of firm। उसको तीन वो ट्रांसफ़र कर सकता है, बट उनको कुछ राइट्स जो इंटरफेयर नहीं कर सकता कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट को एट द टाइम, ये कब की बात हो रही है बच्चा, एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द but entitle the transfer only to receive the share of the profit transferring partner shall accept the accounts of book agreed by the partner. In the given case during the continuation of partner such transferee is not entitled in the to interfere karna in the conduct of the business, require account to inspect books of the firm, but at the time of dissolution वो कर सकता है। However Mr. B is only entitled है क्या, receive the share of profit of the transferring partner and he is bound to accept the profit as agreed by partner and he can't challenge the accounts। क्लियर, ये आपका पूरा चैप्टर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स है ना, वो कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट था, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, माइनर का राइट्स लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, वो आपका सब रिवाइज हो चुका है, तो आपके इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। कोई डाउट है आपको? नहीं? तो चलें आगे। तो चलिए हमारी यूनिट 2 ख़त्म हुआ, अब हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 3, जो कि हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ICAI बाय गिवन बाय ICAI वो हम अब आज फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इसको हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। आपको 4 मल्टीपल चॉइस मिलने वाली हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, सब आपके चैप्टर से कुछ बाहर नहीं आने वाला है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जरूर पूछा जाने वाला है, बट आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज। अब आपका ये सब 3rd यूनिट जो आपकी है वो है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है ना, जो कि हमने सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है आपकी और इजी यूनिट है। तो आपने सबसे पहला ही ये पढ़ा था रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। क्या पढ़ा था, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और उसकी कुछ पेनल्टीज भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट एक जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है उसको कुछ प्रिविलेज नहीं मिलती है, तो बेटर यही, हमने यही पढ़ा था ना कि बेटर यही होता है फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लो। कुछ ऐसे प्रिविलेज होते हैं वो सामने वाली पार्टी पे केस नहीं कर सकती है, सामने वाली पार्टी फर्म पे कर सकती है, वो सब प्रिविलेज नहीं मिलेगी, बट एक क्या है, ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी, क्या है, ऑप्शनल। क्या है, ऑप्शनल है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। एंड रजिस्ट्रेशन फर्म कांट क्लेम अनरजिस्टर्ड फर्म। अभी हमने पढ़ा था कि जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराती है खुद को, उसको कुछ प्रिविलेज नहीं मिलते हैं, तो वो कांट, क्या प्रिविलेज, एक प्रिविलेज की तो बात यहाँ पे हो गई है, सेट ऑन क्या नहीं कर सकती है, वो सेट ऑफ नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, सेट ऑफ नहीं कर सकती है। ये कुछ प्रिविलेज जो है कि अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलती है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इससे बेटर यही होता है कि भाई अपने आप को क्या करा लो, रजिस्टर्ड करा लो। एज पर द accepted view the registration of firm is considered complete when, देखिए कब कंप्लीट माना जाता है,
जब हमने सारे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या दे दिए हैं किसको, रजिस्ट्रार को सबमिट करा दे हो, क्योंकि वो एंट्री जब करता है उस दिन कंप्लीट नहीं होता, एंट्री तो वो कभी भी कर सकते, जब हमने हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दे दिए तब वो कंप्लीट माना जाता है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फिल्ड द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कब एंट्री करता है, रजिस्ट्रार गिव नोटिस देता है, कोर्ट रिकॉर्ड करता है, वो हमें नहीं मतलब। ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड वेयर, पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरी, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म कई तरीकों से डिसॉल्व हो सकती है ना, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है जहाँ पर इच्छा से हम अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर देते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर, कोर्ट इंटरफेरेंस, तो कई चीज़ें होती है। एक पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कंपल्सरी डिसॉल्व होती है कब, ऑल पार्टनर हैव बिकम इंसॉल्वेंट, फर्म बिजनेस हैव बिकम अनलॉफुल, द फिक्स टर्म हैज एक्सपायर्ड इन केस 1 और 2। कब आएगा, द फर्म बिकम बिजनेस हैव बिकम अनलॉफुल, तो उसका कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अच्छा सॉरी, द ऑल पार्टनर हैव बिकम इंसॉल्वेंट, जब भी फर्म को अपने आप को क्या करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो मर्जी है, सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए तो डिसोल्व करना ही पड़ेगा, या फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है। जैसे मैंने केमिकल का बिजनेस कर रही हूँ और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उसको, तो वो डिसोल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ए पार्टनर में अप्लाई टू कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर कब अप्लाई कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, परपेचुअल लॉसेस इन बिजनेस, और ऑल ऑफ अबाव। कब कर सकता है, ऑल ऑफ अबाव। इनमें से कोई भी होता है तो पार्टनर कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, मिसकंडक्ट कर रहा है कोई भी पार्टनर, परपेचुअल फर्म में लॉसेस हो रहा है, तो ए कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है डिसोल्यूशन के लिए। क्लियर, एनी डाउट, चले आगे। Which of the following don't constitute a ground for dissolution by court? इनमें से कौन सा है जो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में नहीं इंक्लूड होगा? मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, ये तो होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो उसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से ही क्या किया जा सकता है, फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोर्ट की इंटरफेरेंस की जरूरत होती है डिसोल्यूशन के लिए, कुछ ऐसी है जहाँ पर कोर्ट की इंटरफेरेंस की विद द कोर्ट, विदाउट द कोर्ट। तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी में कोर्ट की जरूरत नहीं होती है, खुद ही डिसॉल्व किया जा सकता है। अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट। किसमें से किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। किसमें से किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ ए फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड। पब्लिक नोटिस कब रिक्वायर्ड नहीं होता है, कब रिक्वायर्ड नहीं होता है, देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, एक्सपेल्शन, डिसोल्यूशन, इन तीनों केस में जरूरत होती है। नोट रिक्वायर्ड, जब कोई फर्म में पार्टनर आ रहा है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कंस्टिट्यूट ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट? इनमें से कौन सा है जो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कंस्टिट्यूट डिसोल्यूशन बाय ए कोर्ट? इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, ये आता है। बिजनेस कैरिड ऑन ए लॉस, ये आता है, ये कोर्ट चाहे तो वो डिसॉल्व कर सकता है। विलफुल मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर आता है। एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर, ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में नहीं आता। एक्सपेल किया जा सकता है पार्टनर को विदाउट द कोर्ट इंटरफेरेंस, इन अ गुड फेथ विद मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, नोटिस देकर, बाय पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड, जब सबके बीच सभी पार्टनर्स में खत्म हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। क्या बोलेंगे उसको, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म।
जब सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो रही है, एक पार्टनर के बीच में खत्म हो रही है तो वो फर्म कंटिन्यू रहेगी, सभी के बीच में खत्म हो रही है तो वो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का ही एंड हो गया है, ना कि पार्टनरशिप का। ए पार्टनरशिप फर्म हैज टू बी रजिस्टर्ड विद, किसके पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, डायरेक्टर ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, वहां पर पार्टनरशिप फर्म क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। In settling the account after dissolution, the firm asset shall be first applied to. In settling the account after dissolution, जब settle कर रहे हैं after dissolution, जो firm की asset है shall first apply to, ये हमने पढ़ा था कि firm की asset को सबसे पहले कहाँ यूज़ करेंगे, losses including deficiency of control, payment of partner loan, no payment of partner goodwill share, distribute to partner in their, सबसे पहले losses including deficiencies of capital। नेक्स्ट आपका आता है XYZ आर पार्टनर है ओके इन ए फर्म, ड्यू टू डिफरेंसेस अमंगस्ट द पार्टनर देयर इज ए डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, एक्स अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन, विल ही सक्सीड। डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, यस ऑन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। देखिए कोई डेडलॉक है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कोर्ट में कब अप्लाई किया जा सकता है, जब डेडलॉक होता है मैनेजमेंट में, कोई भी पार्टनर अप्लाई कर सकते हैं जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर। ए फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व ऑन द, ए फर्म इज कंपल्सरी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, adjudication of partner as an insolvent, expiry of fixed term for which the firm was constitute, business of the firm become illegal ड्यू टू हैपनिंग ऑफ द इवेंट। जो भी अभी एग्जाम्पल बताया था केमिकल एग्जाम्पल कि वो क्या किया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, मेरा केमिकल का बिजनेस था तो वो क्या हो गया, इलीगल हो जाएगा अगर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, तो वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड डज नॉट इंक्लूड, पार्टनरशिप डीड क्या इंक्लूड नहीं करती है, द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, द डेट व्हेन ईच पार्टनर एग्जिट द फर्म, ये इंक्लूड, ये तीनों चीज़ें डीड में आती हैं। पार्टनर कब छोड़ के जा रहा है वो पार्टनरशिप डीड नहीं इंक्लूड करती। मिस्टर ए partner of ABC associate with notice in writing to all other partner Mr. B and C of his intention to dissolve the firm on, Mr. A ने सभी पार्टनर्स को अपनी इंटेंशन दी, कब दी, 1/9/20 को इंटेंशन बताई कि वो क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को। सच नोटिस वाज डेटेड 30/8/20 इन द गिवन केस द फर्म स्टैंड डिसॉल्व विद द इफेक्ट ऑफ ये कब होना चाहिए, जिस दिन उन्होंने अपनी इंटेंशन बताई, इस डेट को वो माना जाएगा। जिस दिन इंटेंशन आपने दे दी, जिस डेट को, उसी डेट को वो माना जाएगा। ए फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर और in accordance with a contract between the partner, such dissolution is known as, a firm dissolve की जा सकती है with the consent of all the partner और in accordance with the contract, such dissolution is known as, इस dissolution को क्या बोला जाएगा, देखिए इसको बोलते हैं dissolution by agreement, dissolution by contract, dissolution by agreement with the consent of all the partner or with a contract. The statement for the purpose of registration under Indian partnership and can be signed by all the partners. किसके द्वारा, all the partners, all the partners or their agent specifically authorized in this behalf. Clear? तो ये आपके 18 क्वेश्चंस थे, 1 मार्क क्वेश्चन, सारे पूरे चैप्टर जो कवर हो गया है इसमें, तो समझ आया, ठीक है। तो चलिए आज अब हम करते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म,
अब आता है रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रार को, जहाँ आपका बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ किसी भी रजिस्ट्रार को, वहाँ पर रजिस्ट्रार को आप नोटिस देकर, एप्लीकेशन देकर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब फ़ी, इसके लिए जो प्रिस्क्राइब फ़ी दी गई है उस वो देकर आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा कि वो सब सही है, वो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है देखिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में भी इफेक्टिव एट एनी टाइम किया जा सकता है, सेंडिंग पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड ए स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फी, फॉर्म विद फी और प्लेस ऑफ बिजनेस प्रपोज टू बी सिचुएटेड, या जहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है कोई भी फर्म का, क्या क्या उसमें वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले फर्म का नाम, प्लेस ऑफ बिजनेस, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस, और भी कहीं पर है तो, कब पार्टनर्स ने ज्वाइन किया, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। और वो जो स्टेटमेंट है सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। ऑल द पार्टनर और देयर एजेंट, और इस पार्टनर को पता होना चाहिए कि उनमें उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो फर्म है वो सेल्फ कंटेन नहीं कर सकती है, ये सब नाम को क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्परर, किंग, क्वीन, रॉयल और अदरवाइज एक्सप्रेस और इम्प्लाइंग कर रहा है अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, एक्सेप्ट जब स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे दे तभी वो नाम के आगे पीछे ऐसा लगा सकता है, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकता है। क्लियर। तो एक फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार को, प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पर आपका है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में और विद फी के साथ। उसमें क्या क्या होना चाहिए, फर्म का नाम, फर्म की ड्यूरेशन, पार्टनर कब ज्वाइन किया, पार्टनर का फुल एड्रेस दिया जाना चाहिए, तो ये सब डिटेल्स के साथ, और वो भी साइन होना चाहिए सभी के सभी पार्टनर्स के द्वारा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। अब आता है व्हेन डज डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस अंडर द प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा, ये पूरा चैप्टर ही इसने 2 क्वेश्चंस में कवर कर लिया है। अभी आपने ये पढ़ा था कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, अब ये पूछ रहा है कि फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है। एक तो होता है कोर्ट के द्वारा, एक होता है विदाउट द कोर्ट। एक कोर्ट के द्वारा और विदाउट द कोर्ट। द डिसोल्यूशन फर्म मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर। देखिए, सभी पार्टनर के बीच में जो डिसकंटिन्यूएशन हो जाती है पार्टनरशिप, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब भी कुछ पार्टनर के भी एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, एक बाकी पार्टनर कंटिन्यू करते हैं, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बट व्हेन ओनली वन पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, इनकैपेबल है फ्रॉम एक्टिंग एज ए पार्टनर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, partnership, the relation between such a partner and other is dissolved but the rest may decide to continue। दोनों वो जो छोड़ के जा रहा है और बाकियों के बीच में पार्टनरशिप का डिसॉल्व होता है, बट बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहा जाता। सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप का एंड हो जाता है, उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। इन सच केस देयर इज एन प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट the particular partner goes out but the remaining partner carry on the business of the firm. In the case of dissolution of the firm, no other hand, the whole firm is dissolved. The partnership terminate as between each and every partner of the firm. सभी के बीच में पार्टनरशिप का क्या एंड हो जाता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जब किसी जो एक पार्टनर इनकैपेबल हो गया, डेथ हो गई, रिटायर हो गया, अदर रीज़न है वो छोड़ के जा रहा है, तो बाकी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब सभी पार्टनर्स के बीच में एंड हो जाता है पार्टनरशिप का, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में टेक प्लेस विद और विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। देखिए, एज ए रिजल्ट एग्रीमेंट हो सकता है सभी के बीच में कि फर्म को डिसोल्व करना है, एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है जब इनमें से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन जब फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, कंप्लीटिशन ऑफ वेंचर, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए फर्म बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गई है,
3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए बनाए गए हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं, तो वो उन सब केस में बाय पार्टनर, एक पार्टनर नोटिस, जब पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देकर फर्म को डिसोल्व कर सकता है। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इन ए पार्टनर, जब अनसाउंड माइंड हो जाता है, परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाता है, मिसकंडक्ट ऑफ ए पार्टनर, willful persistent breach of agreement, transfer or share hold interest of a partner, improbability of the business being carried on save at loss, the court being satisfied on other equitable ground, then firm may should be dissolved. क्लियर? तो ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने अभी फटाफट से रीड किया है, इसको पढ़ा है कि फर्म कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती है कोर्ट के द्वारा और विदाउट द कोर्ट। ठीक है, तो क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी पूछा जा सकता है, बट लिखना आपको यही सब है। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके ये बाद हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि आईसीआई के द्वारा गिवन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारे तीनों यूनिट आपकी रिवाइज हो गई है दोबारे से। Indian Partnership Act does not make the registration of firm compulsory, nor does it impose any penalty for non-registration. यही पढ़ा था स्टार्टिंग में। In light of given statement, discuss the consequence of non-registration of the partnership firm in the India. तो देखिए ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, बट हम बात कर रहे थे कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है उनको कुछ प्रिविलेज नहीं दी जाती है, करेक्ट? जैसे वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करती है ये अगेंस्ट द फर्म, ठीक है? सेट ऑफ फर्म सेट ऑफ नहीं कर सकती है, तो ये सब चीज़ें हैं वो नहीं कर सकती है अनरजिस्टर्ड फर्म। तो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो इससे बेटर यही होता है कि वो क्या करे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। It is true to say that Indian Partnership Act does not make the registration of the firm compulsory, nor does it impose any penalty for non-registration. But कुछ क्या होते हैं consequences होते हैं non-registration के। For following are the consequences, क्या है ये हम पढ़ते हैं। Indian Partnership Act does not make the firm nor it impose any penalty. However, non-registration of give rise to a number of disabilities shall will presently discuss. Although registration of firm is not compulsory, yet the consequences or disability of non-registration have persecuted pressure for the registration. This disability are as follow. वो प्रेशर मतलब यही है कि उन्होंने ऐसे ऐसे डिसेबिलिटीज़ दे दी कि तुम ना चाहते हुए भी अपना रजिस्ट्रेशन, बेशक वो ऑप्शनल है, बट कराने में ही भलाई है फर्म की। No suit in a civil court by firm or other co-partner against third party. Relief to partner for set off of the term. Agreed party can't bring legal action. मतलब फर्म थर्ड पार्टी, अगर किसी थर्ड पार्टी ने फर्म से कुछ क्रेडिट पर ले लिया और देने से मना कर दिया पैसा, तो फर्म उससे उस पर केस नहीं कर सकती है जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक वो रजिस्टर्ड, और फर्म सेट ऑफ नहीं कर सकती है। सामने वाली पार्टी से को फर्म को 2 लाख रुपए देने हैं, ये फर्म है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है? फर्म ने इसको 2 लाख रुपए देने हैं और इसे क्या लेने हैं, फर्म ने इसको 5 लाख रुपीज़ देने हैं और 2 लाख रुपए लेने हैं लेट से। तो ये नहीं कह सकती फर्म भाई 2 लाख तो हो गए, आप 3 लाख पेंडिंग है, हम आपको वो दे देंगे। नहीं, फर्म को पहले उसको 5 की पेमेंट करनी होगी, तभी वो सेट ऑफ तो कर ही नहीं सकती है। जब अनरजिस्टर्ड है तो वो सेट ऑफ तो कर ही नहीं सकती है, ठीक है? तो ये सब होते हैं डिसेबिलिटीज़ की फर्म को अपने आप को रजिस्टर करा लेना ही चाहिए अगर वो थर्ड पार्टी पे केस करना चाहती है। अगर उसने थर्ड पार्टी को क्रेडिट पर कुछ दे दिया है और उसने मना कर दिया है तो फर्म कुछ नहीं कर सकती है, और ये थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर थर्ड पार्टी को पब्लिक नोटिस की नॉलेज नहीं है, फर्म ने पब्लिक नोटिस नहीं देते, नहीं चलिए छोड़िए उसको, तो ये थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करती है, फर्म कुछ नहीं कर सकती इन केस में थर्ड पार्टी उसको कुछ रुपए नहीं देती है, सेट ऑफ नहीं कर सकती है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो फर्म को अपने आप को रजिस्टर करा लेना चाहिए। क्लियर है? तो आज हमारी यूनिट 3 ख़त्म हुई, मतलब तीनों यूनिट के हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन बाय आईसीआई मॉड्यूल। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।